तो लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने मॉडर्न वर्ल्ड का पहला टॉपिक कवर कर लिया था, जिसको हम लोग रेनेसा या पुनर्जागरण बोलते हैं। तो पुनर्जागरण वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जा कर के वर्ल्ड हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जा कर के देख लेना। काफ़ी अच्छा वीडियो है एंड उसी से मिलता जुलता इसका अगला टॉपिक है, मतलब इसका अगला मतलब कनेक्टेड टॉपिक है। तो इसको भी पढ़ने के लिए आपको पिछली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक जो आज हमारा है रिफॉर्मेशन है। और रिफॉर्मेशन क्या है, इसके में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, किनके द्वारा ये रिफॉर्मेशन कराया गया, कहाँ हुआ, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अभी डिस्कस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रिफॉर्मेशन है। तो पिछली वीडियो में मैंने रेनेसा के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में आपको बहुत बढ़िया से समझाया था कि ये क्या होता है, पुनर्जागरण में क्या आई, किस तरह से बदलाव आया यूरोप में, किस तरह से यूरोप ने डेवलपमेंट करा, क्या चीज़ों को उन्होंने इग्नोर करा, क्या चीज़ों को उन्होंने अपनाया और क्या किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का जो आप जनरल मीनिंग अब निकालेंगे, अभी हिस्ट्री भूल जाओ, अभी आप वर्ड मीनिंग पे आ जाओ। इसका जनरल वर्ड मीनिंग आप लोग निकालेंगे तो आप लोग समझेंगे। रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ को फिर से फॉर्मेशन करना, फिर से बनाने को रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये इसका जनरल मीनिंग हो गया। अभी इसको हम लोग हिस्ट्री का कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि रिफॉर्मेशन कैसे हुआ पूरे वर्ल्ड का। तो रिफॉर्मेशन भी रेनेसा पुनर्जागरण की तरह ही एक मूवमेंट था जिसने बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन लाया, बहुत सारी चीज़ों को विटनेस करवाया, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी चीज़ों की खोज करवाया। और ये जो चीज़ें थी होनी ज़रूरी थी। अगर ऐसी चीज़ें अगर नहीं होती तो आज जो मतलब देख रहे हैं यूरोप को इतना डेवलप्ड, वो नहीं होता। तो ये क्या क्या इसमें हुआ है, किनके द्वारा किया गया है। तो रिफॉर्मेशन जो है वो मार्टिन लूथर को कोई नहीं जानता है। अब उनका पिक्चर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये भी एक तरह का रेनेसा की तरह ही एक तरह का मूवमेंट था जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था विंटेंसबर्ग जर्मनी में 1517 ईस्वी में। उस समय की इंग्लैंड यूरोप में जो था क्या कि उस समय धर्म का बहुत ज़्यादा जोर शोर से बोलबाला था। तो उनके अगेंस्ट ये जो जितनी भी चीज़ें थी धार्मिक लोगों के अगेंस्ट ये मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्ट करा। उस समय एक चर्च वगैरह हुआ करता था, क्योंकि जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी ईसाई लोगों के चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका जो आप जानते हैं यूरोप इंग्लैंड में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट था उन्हीं लोग के विरुद्ध में था। और अब ऐसा करना क्यों पड़ा, मार्टिन लूथर को इतना बोल्ड स्टेप क्यों लेना पड़ा इन लोगों के विरुद्ध? क्योंकि उस टाइम क्या था ना, जो भी धार्मिक गुरु हुआ करते थे, जैसे कि इन लोगों का चर्च में जो भी होंगे, फादर बोलते हैं, शायद उनको पोप बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोग जो थे ना, उनको क्या काम है, उनका जो काम है, मेन काम है आपका जो चर्च है उसका देखभाल करे और चर्च में जितनी भी सारी रस्म रीति रिवाज होती है उनको पालन करे, और बाहर में जो भी चीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल ना करे। लेकिन उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था। ये इनका जो ओहदा था ना, जो भी फादर्स थे, पोप थे, जो भी इनका ओहदा था बहुत बड़ा था। और ये धार्मिक गुरु बाहर की चीज़ों में भी इंटरफेयर करते थे, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। आपका जो काम है सर, फादर, आपका जो काम है बस यही करिए ना। फालतू चीज़ों में आप इधर टांग अड़ाएंगे, इधर टांग अड़ाएंगे, इधर टांग अड़ाएंगे, तो ऐसे देश नहीं चलेगा ना। तो यही इसी के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने प्रोटेस्ट करा। उनको प्रोटेस्ट करने के कारण बहुत सारी चीज़ें हुई। मार्टिन लूथर किंग तो अपने आग में एकदम अपने जोश शोश में अपने काम प्रोटेस्ट रिवोल्ट कर ही रहे थे। आगे चल के मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, उन्होंने आगे चल के कैथोलिक चर्च, आप यहाँ पर ये लाइन को फोकस करना, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध इन्होंने प्रोटेस्ट रिवोल्ट कर दिया। और ये जो इनके अंदर मतलब आग थी ना, बचपन से थी, कह सकते हैं इनबॉर्न स्पिरिट इनके अंदर था। इनको करना ही था, इसके विरुद्ध इनको लड़ना ही था, तो इन्होंने रिवोल्ट करा। अब आगे चल के एक किस्सा होता है, वहाँ के जो इंग्लैंड के जो राजा होते हैं, इंग्लैंड के राजा उस समय कौन थे, हेनरी 8 उनका नाम था, ठीक है। इंग्लैंड के उस समय के राजा थे। उसमें क्या होता है ना, हेनरी ने अपने पत्नी से डिवोर्स करना चाहा, लेकिन तो पोप जो थे ना उन्होंने मना कर दिया, बोला आप डिवोर्स नहीं कर सकते हैं अपनी पत्नी से। तो राजा होता है, राजा गुस्सा गया और उन्होंने कहा ऐसा कैसे। तो फिर आगे चल के डिस्प्यूट बन जाता है, लड़ाई का वजह बन जाता है राजा और फादर के बीच, पोप के
विच, तो यहाँ पर हेनरी 8 जो थे उन्होंने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया। इन्होंने देखा कि ये जो पोप हैं, फादर हैं, कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगर मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ लेकिन ये मना कर रहे हैं तो राजा को तो ख़राब लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या करा ना, आगे जाके इन्होंने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया, टेक अ बोल्ड स्टेप। उन्होंने ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द पेपसी, मतलब जितनी भी पावर थी पोप की उसको सीमित कर दिया गया। मतलब जितना पोप को पावर देना चाहिए बस उतना ही दिया गया, बाकी फालतू की जितनी भी पावर थी, जैसे कि कोई डाइवोर्स करना चाहता है तो फादर उसको नहीं रोक सकते, डाइवोर्स होगा तो होगा, ठीक है। बस उनको क्या करना है, साइन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी है वो निभाना है, क्योंकि फादर जो है ना जज का काम नहीं कर सकते। उनका काम है पूजा करवाइए, धार्मिक चीज़ें करवाइए, अब अपना चर्च का देखभाल करिए। पोप का जो जितना भी पावर था, ऑथोरिटी था, उसको सीमित करा और उनसे क्या कहा कि अब आप इस चर्च के हेड नहीं होंगे, इस चर्च का हेड हेनरी 8 होगा, मतलब मैं हूँगा। अभी उनका जो ऑथोरिटी था उनको तो कम कर दिया और खुद को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस चर्च का अब हेड रहूँगा। और पोप जो थे उनका तो हो गया, एल लग गया। फिर राजा की वाइफ का नाम यहाँ पर कैथरीन है, इनका नाम याद रखे ना रखे बात एक ही है, मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है, एग्जाम वगैरह में उतने आते नहीं हैं। अभी ये सभी याद रखिएगा, पहली बार डिवोर्स 1534 में किया गया था और यही मना कर दिए पोप, ठीक है। आगे देखिए, आगे के लाइन में अब यही सारी कारण थी, प्रोटेस्ट के कारण, रिवोल्ट के कारण क्या होता है। देखिए मार्टिन लूथर जो थे उस समय क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक प्रोटेस्टेंट कंट्रीज बन जाता है, एक कैथोलिक कंट्री बनता है, मतलब दो बातों में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है दो भाग में। ये उस समय के जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जितने भी थे, वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे, यही सब कारण था कि वो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो कंट्रीज में बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है कि अभी एक कंट्री को दो ग्रुप, अभी आपके इंडिया को 50% मुस्लिम 50% हिंदू कर दें तो जाहिर सी बात है यार, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बुरा चीज़ हो जाएगा फिर। तो ये लाइन को ध्यान रखिएगा, विद द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च, जैसे ही उनका खत्म हुआ, ब्रेक हुआ रोमन कैथोलिक चर्च का, आगे चल के क्या होता है, ये द लीडर्स लाइक लूथर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, एंड कैल्विन जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वेस्टर्न यूरोप को दो भाग में बंटना पड़ता है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट कंट्रीज के रूप में। और ये सिचुएशन बहुत ही दयनीय थी, विच डेवलप एनिमिटीज एंड फायर कास्ट इन नेचर, बहुत ही खराब सी सिचुएशन, जो कि इसमें दुश्मनी वगैरह होनी आम सी बात थी, ठीक है। अभी आगे का लाइन समझिएगा, द मूवमेंट विच बेगन विद द कैथोलिक चर्च टू कॉम्बैट इफेक्ट टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये हुआ कि पहले तो सिर्फ कैथोलिक था, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट होते 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 एक प्रोटेस्टेंट कंट्री बन गया। अब प्रोटेस्टेंट कंट्री बनने के कारण बहुत सारी रिफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे इफेक्ट्स आए, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने, और उसी को हम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में बहुत कम आती है, तो फोकस भी नहीं भी करोगे ना, चल जाएगा काम। अभी उस समय की कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई, बहुत बड़ी खोज हुई, जो कि अभी चल के बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये खोज ना होती तो ये सारी जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, हम लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बॉक्स में बनी गई है, ठीक है, ये बॉक्स में है और पिछले वाले पेज में इसको डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग डिटेल बॉक्स वाली चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको याद करने में आसानी होती है, ऐसे ही याद करना। याद करने जब भी रिवीजन करने आओ तो सिर्फ इसको ध्यान देना है, ये सारी जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना उसको ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि याद करने में इसी से आसानी आपकी होगी। अभी इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्या क्या खोज हुआ, कौन किसने खोज किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुए थे उस समय पे, रिफॉर्मेशन के समय पे, तो उसको देखते एक एक करके भी। अभी ये सभी रेनेसा, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन जैसे मूवमेंट होने के कारण बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई वहाँ पे, यूरोप में खास करके, इंग्लैंड में खास करके बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारे ग्रेट इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरी हुई, जैसे कि ग्रेट डेवलपमेंट विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज। ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका,
यूरोप का, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर मॉडर्न एज में यूरोप का डेवलपमेंट का जो रास्ता था ये दोनों रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन ने तय कर दिया। और आगे चल के बहुत सारे जियोग्राफिकल, खास करके जियोग्राफी के नज़र से देखें तो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अभी क्या क्या हुई है जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज वो नीचे में दिया गया है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए अभी इन्वेंशन जैसे कि है, सबसे पहले कंपास का खोज इसी टाइम में हुआ है। जैसे कि देखिए हेल्प्ड बाय सम रिमार्केबल इन्वेंशंस, जैसे कि द कंपास। कंपास जो हम लोग, कंपास कितना हेल्पफुल है पहले के ज़माने में, बहुत, अभी तो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन कंपास बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप जंगल वगैरह में खोज जाएं तो कंपास की मदद से आप बाहर निकल सकते हैं। तो पहले के लोग ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज तो स्मार्टफोन में कंपास है, लेकिन पहले लोग कंपास लेकर घुमा करते थे। तो कितना इंपॉर्टेंस था कंपास, शायद आपको पता नहीं होगा। तो कंपास की खोज बहुत ही ज़्यादा हेल्प की घूमने में, फिरने में और दूसरे कंट्रीज जाने में। तो कंपास हुआ। एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक यंत्र उस टाइम पे था जो कि बहुत ही फेमस था। डेयरिंग सेलर सेल्ड फ्रॉम द डिस्टेंस। सेलर्स मतलब नाविक होता है, नाविक जो नाव चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें नाविक लोगों की मदद भी की और इन्होंने लोग ने इसकी खोज भी करा। और ये जितने भी नाविक्स होते थे उस समय पे क्या होता था ना, जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना इंग्लैंड के इर्द गिर्द की जितनी भी कंट्री से उसी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्या होता था, जितने भी राजा होते थे, राजा होंगे इंग्लैंड में, तो राजा रानी का तो खेल आप लोग पता है। अभी इंग्लैंड की रानी हुआ कर रही है, किंग का जो पद है वो हटा दिया गया है, सिर्फ वहाँ पर अभी क्वीन होती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं उस समय पे जो कंट्रीज होती थी इंग्लैंड जैसी, वो क्या करते थे, राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ के जो व्यापारी हैं, मर्चेंट्स जिसको बोलते हैं, रूलर्स एंड मर्चेंट्स, दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। वो क्या करते थे, वो अपने जो सेलर्स होते थे, सेलर्स कहने का मतलब समझिएगा नाविक जो नाव चलाते हैं, उनको बोला करते थे यार तुम जाओ उधर उधर घूमो और चीज़ें खोजो, डिस्कवर करो। और बोला करते थे ये कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम अपना काम करो, पैसा हम लोग रूलर्स एंड मर्चेंट्स फाइनेंस तुम्हारा देख लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा इंग्लैंड वाले लोग, यूरोप वाले लोग क्यों किया करते थे। तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हमको डिस्कवरी करना है, खोज करना है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक नज़र से उन लोगों का ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। उनका जो मेन फोकस था ना डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से मेरा कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो, तो डेवलपमेंट पे उनका मेन फोकस था। इसीलिए वो क्या करते थे, अपने जितने भी नाविक थे, सेलर्स थे, उनको कहा करते थे इधर उधर जाओ, आसपास की कंट्रीज़ में पता लगाओ वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब उधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ की ज़्यादा अधिकता है, ताकि हम लोग इंडस्ट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो कर पाएँ, उधर से मैं कच्चा माल ला के इधर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें अपने प्रॉफिट के लिए, लग्जरी के लिए उन्होंने करा था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिर्फ उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए ये सारी चीज़ें सेलर्स लोगों को विदेश बाहर घूमने के लिए भेजा, इंग्लैंड एंड यूरोप वाले राजा जो भी हुआ करते थे उस टाइम पे। जैसे कि एग्जाम्पल में सबसे पहला और मेन मार्को पोलो। मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार बचपन से सुनते आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे भी आपने जरूर सुना होगा। तो मार्को पोलो कौन थे, ये भी एक तरह के बोल सकते हैं कि सेलर्स थे, और ये भी मतलब ट्रैवलर बोल सकते हैं। इन्होंने ट्रैवल करा, जर्नी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की, वेनिस टू चाइना एंड जापान। वेनिस से लेकर चाइना तक ये मतलब घूम आए। अभी कितना डिस्टेंस है आप लोग मैप पे देखिए, वेनिस कहाँ है और चाइना कहाँ है, जापान कहाँ है। तो इन्होंने यहाँ से तक की जर्नी की, ट्रैवल किया और पता लगाया कि हाँ चाइना भी एक कंट्री है, जापान भी एक कंट्री है देश में। तो ये सारी चीज़ें पता चली। अब चाइना में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, जो भी चीज़ अच्छी है वो अपने कंट्री ले जाएंगे और उसका इंडस्ट्री बनाएंगे, यही इनका मेन मोटिव था। तो इस तरह से इन्होंने चाइना जापान खोज किया मार्को पोलो ने। ये वाली चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू, मतलब चाइना पहुंचने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो चाइना पहुंचने वाले पहले यूरोपियन मार्को पोलो थे। इन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ट्रैवलॉग के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखी और सीखी भी। अभी आप भी जब ट्रैवल करेंगे ना बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप अपने घर से बाहर निकल के कहीं घूमने जाइए, तो आप जहाँ पर भी घूमने जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कोई मनाली चल गया घूमने, ठीक है, तो आप मनाली जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ
सिर्फ मनाली के जो वादियाँ हैं, जो भी हैं, न्यू नेचर का व्यू है वो सिर्फ देखेंगे। वहाँ के जो लोग हैं, रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह नेचर के हैं और वहाँ की डेवलपमेंट किस तरह के है, ये सभी चीज़ें भी देखते हैं ना ट्रैवल करने जाते हैं। तो इसी तरह से यूरोप के जो मार्को पोलो थे उन्होंने ट्रैवल करा, उनसे उनका बहुत फ़ायदा हुआ, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लर्न करी और अपने कंट्री को आके बताया। उन्होंने बताया कि चाइना में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वहाँ से अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रीज़ में ला करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद मार्को पोलो के देखा देखी और सारे लोग ने सोचा मार्को पोलो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो देखा देखी तो होता ही है। आज के डेट में भी अगर कोई आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे तो आपके दोस्त बोल देंगे अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो वैसे ही मार्को पोलो का देखा देखी फिर एक बहुत बड़ा ग्रेट स्टेप लिया गया किनके द्वारा, स्पेनिश एंड पुर्तगीज़ के जो रूलर थे उन्होंने भी अपने नाविकों को, सेलर्स को जो नाव चलाते हैं उनको भेजा और बोला जाओ तुम भी खोज करके आओ। तो इनके जो नाविक थे, सेलर्स थे, वे निकल पड़ते हैं एक्सप्लोरेशन मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, घूमना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें खोज करना। अभी यहाँ से कौन कौन लोग जाते हैं उनका नाम नीचे में लिखा हुआ है, पढ़िए। यहाँ पर प्रिंस हेनरी, उन्होंने 1394 से लेकर 1460 के बीच तक के इन्होंने मतलब इधर उधर घूमा, भ्रमण करा। जो भी नेविगेटर ऑफ पुर्तगाल थे, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, मैप, आज जितने भी वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, ये सारी मैप का जो कंसेप्ट है सबसे पहली बार इनके द्वारा। तो देख रहे हैं घूमने फिरने से दिमाग खुलता है, तो आप लोग भी घुमा फिरा करिए, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज आएगी। दिमाग खुलिए। आप जहाँ भी घूमने जाते हैं, मान लीजिए अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं, उसका मैप बना के दिखाइए, उतना भी कर लेते तो बहुत बड़ी बात है। तो इन्हें ना मैप वगैरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट लाया, मैं कहने का मतलब है इन्होंने ट्राई करा इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। मैप क्या होता है, मैप किसी को नहीं पता था, लेकिन मैप का कॉन्सेप्ट लाना, आज भी आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैप कितना इंपॉर्टेंट है। या फिर नहीं भी स्टूडेंट नहीं है फिर भी आप बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑफिस में देखेंगे मैप लगा हुआ होता है। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। उसके बाद ये मैप वाला हटाते हैं। दूसरा है 1487 ईस्वी में, इनका नाम है बार्थोलोमेव डियाज, पुर्तगाल के ये भी रहने वाले थे। अफ्रीका कंटिनेंट आपने देखा है, उसके सबसे साउथ में सबसे नीचे जो पार्ट है वहाँ पे ये गए, सबसे नीचे वाला भाग, सबसे नीचे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे नीचे वाला भाग इन्होंने खोज कर दिया और उसको ही केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप किसको बोलते हैं, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका। अभी उसका कहाँ पर लोकेशन है आप लोग मैप में देख सकते हैं, केप ऑफ गुड होप। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये दोनों जो थे ना, प्रिंस हेनरी एंड बार्थोलोमेव डियाज, ये दोनों पुर्तगाल के थे और इनको किसने भेजा था, इनको जो थे पुर्तगाल के रूलर्स ने भेजा था, जाओ खोज करके आओ। तो इन्होंने खोज कर दिया, एक ने मैप खोज करा, एक ने केप ऑफ गुड होप का खोज करा। उसके बाद वास्को डी गामा का सीन समझते हैं, इन्होंने क्या करा है। वास्को डी गामा तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, इसको भारत से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। वास्को डी गामा कौन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो देखिए वास्को डी गामा जो थे, इन्होंने इनका देखा देखी मतलब देहिस्की करके कॉपी करके इन्होंने जो रास्ता खोजा था ना, बार्थोलोमेव ने जो रास्ता खोजा था, उसी रास्ते पे रूट पे चल करके, तो वास्को डी गामा ने बार्थोलोमेव का जो रास्ता था उस पर चल करके आधा रास्ता उनका चला, फिर वहाँ से इनको पता चला कि भारत इधर है, तो उधर मुड़ के इन्होंने भारत का खोज किया। अभी ऐसा कहना कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भारत का खोज इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने भारत कैसे पहुँचा जाए उसका बात बताया था। और ये सबसे पहले बार कालीकत में पहुंचे थे, और कालीकत नीचे में भारत का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब साउदर्न मोस्ट नहीं बोलेंगे, साउथ में पड़ता है कालीकट, ठीक है। 1498 में, ये डेट याद रखना क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI लाइन इसको हम लोग बोल सकते हैं। वास्को डी गामा का चैप्टर खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं कोलंबस में। कोलंबस ने क्या करा था, कोलंबस भी एक तरह का सेलर था, नाविक था, ठीक है, नाव चलाने वाला।
तो कहाँ का ये रहने वाला था, ये इटली का रहने वाला था, इटालियन सेलर था। मतलब सबका देखा देखी इटालियन सेलर कोलंबस जो है, इन्होंने भी ट्रिप अपना जर्नी वगैरह ट्रिप प्लान किया। ट्रेवलिंग वगैरह में खर्चे आते हैं, आपको भी पता होगा। तब इन लोगों का ये जो नाविक लोग थे इधर इतना दूर दूर जाते थे यार, बहुत दूर दूर, इस कंटिनेंट से उस कंटिनेंट जाना कितना ज़्यादा खर्च होगा। तो एक नाविक के पास, एक नाव चलाने के बाद उतना पैसा थोड़ी होगा ना, उसके पास इतना सारा पैसा नहीं होता है। अभी ये इटली का रहने वाला था, इटालियन रूलर था, मतलब इटालियन सेलर्स था कोलंबस। इसको पैसा कौन दिया इतना दूर जाने के लिए? तो इसको जो फाइनेंशियल हेल्प मिला वो स्पेन के रूलर थे, उन्होंने दिया था। स्पेनिश रूलर ने इनको हेल्प करा, पैसा वगैरह दिया और बोला जाओ बेटा घूम के आओ और जो भी करना है करके आओ, लेकिन कुछ करके आओ, ऐसे ही खाली हाथ मत लौटना। इनका जर्नी 1492 तक रहता है। तो इन्होंने क्या करा, इनका काम देखते हैं। ये जो थे ना, ये वेयर ही हैड रीच द लैंड ही थॉट दैट ही रीच द इंडिया। उस समय पे क्या था कि इंडिया का ना क्रेज बहुत था, सबको पता लग गया था इंडिया में बहुत सारी गन्ने की खेत होती है, नील की वगैरह वगैरह की खेती होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है। अगर वहाँ से सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत इंडस्ट्री में मतलब डेवलपमेंट के मायने देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडिया का खोज करने का जो क्रेज़ था, एक्साइटमेंट था, सब में बढ़ गया था। तो वास्को डी गामा ने तो खोज करा, वास्को डी गामा से पहले ये खोज करने गए थे इंडिया का, लेकिन इन्होंने इंडिया की जगह कुछ और ही खोज कर दिया। जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हेन ही हैड रीच द लैंड, एक जगह पे जाते हैं और जगह का नाम देखिए अमेरिका था उस टाइम पे। अमेरिका चल के अमेरिका में जाके बोल रहा है मैं इंडिया पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि वो अमेरिका पहुंच गए। उसको कोई बताता है कि ये इंडिया नहीं है मेरे भाई, ये अमेरिका है, तो उसको अमेरिका फिर बताया गया। कोलंबस का मुंह लटक गया। कोलंबस को बताया ये अमेरिगियो वेस्पुकी, जो भी इनका नाम है याद रखना। इनका देखिए अमेरिका से नाम मिलता जुलता है, AMERICA लगा देंगे तो अमेरिका हो जाएगा, तो इनका नाम याद रखेगा। तो ये अमेरिगियो जो पुकी थे उन्होंने बताया कि हाँ ये अमेरिका है ना कि इंडिया। तो कोलंबस का मुंह लटक जाता है, एक तरह से उदास हो जाता है। कोलंबस ने ट्राई कर लिया, इंडिया का खोज करना था, इससे नहीं हुआ, वापस लौटा। उसके बाद आते हैं वास्को डी गामा, इन्होंने खोज कर दिया, कालीकट इन्होंने पहुंच गए। और देखिए ये मतलब इनके ठीक 8 साल बाद वास्को डी गामा इंडिया को खोज करते हैं। कोलंबस ने पहले ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया, फिर वास्को डी गामा ने खोज कर दिया फाइनली। तो कोलंबस वास्को डी गामा दोनों याद रखिएगा। अभी आगे देखते हैं, बहुत सारे और भी हैं। बॉक्स में जो चीज़ें हैं ये वर्ड मीनिंग है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड मीनिंग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वैसे समझ लीजिए कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है। पहले के जो भी पावरफुल कंट्रीज हुआ करते थे, डेवलप कंट्रीज हुआ करते थे, उनकी एक रणनीति होती थी, प्रॉपर प्लानिंग होता था। जितने भी बिग कंट्रीज थे, मतलब क्या बोल सकते हैं, बिग बोलने का मतलब फाइनेंशियली बिग देखते थे, हाँ यार ये बिग है, ये बिग है, ये बिग है, प्रॉपर प्लानिंग कर लिए। अब वहाँ पे जाके सैनिक वगैरह युद्ध वगैरह लड़के उस पर कब्जा कर लेते थे। अब वहाँ के जितने भी सारे, अब ये कब्जा क्यों करते थे, कॉलोनी बनाते थे। जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड का कॉलोनी कौन था, अपना भारत। अपना भारत इंग्लैंड का कॉलोनी था, तो ये कब्जा करके कॉलोनी बनाते थे। कॉलोनी का बस काम इतना था कि कॉलोनी में जितनी भी चीज़ें होती थी, रॉ मटेरियल्स, फॉर द एग्जांपल गन्ने की खेती तो भारत में बहुत होता था, मिर्चे की खेती, मिर्चा की खेती भारत के साउथ में बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड वालों ने देखा भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने क्या किया, भारत पे कब्जा करा और भारत को कॉलोनी बनाया। और कॉलोनी बना के भारत की जितनी भी चीज़ें थी, भारत के पास जितने भी धन थे, उसको मतलब अपने देश ले गए। गन्ने की खेती, गन्ने का जो भी था वो अपने देश ले गए, और फिर वही सारी चीज़ों को वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में मिर्चियों को वहाँ पर ले गए, मिर्ची पाउडर बनाया अपने इंग्लैंड में, फिर वापस वही चीज़ों को हाई कॉस्ट में इंडिया में बेचते थे। तो कॉलोनी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझना कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया पे पूरी तरह से ब्रिटेन वालों ने, इंग्लैंड वालों ने पूरी तरह से राज कर लिया था और इंडिया उन पे उनका राज था। उन्होंने इंडिया को कॉलोनी माना था। कॉलोनी मतलब वहाँ से हम लोग सिर्फ फ़ायदा, प्रॉफिट, बिजनेस, इंडस्ट्री के पर्पज़ से हम उसको हम कब्जा कर रहे हैं। तो इंग्लैंड ने इंडिया को बिजनेस के पर्पज़ से, इंडस्ट्री के पर्पज़ से सिर्फ कब्जा करा था। अब जब तक इंडिया के पास पैसा था तब तक उसने खूब लूटा। जब देखा कि इंडिया के पास कुछ नहीं रहा, पैसा भी नहीं रहा और गांधी वगैरह भी आ गए थे, तो
इनको वापस भागना पड़ा। इस तरह से कॉलोनी का मतलब यही होता है, बस हमको वहाँ पे राज नहीं करना है, बस वहाँ का फ़ायदा उठाना है, जैसे कि इंडिया का फ़ायदा उठाया बखूबी इंग्लैंड वालों ने। तो कॉलोनिज्म मतलब समझ गए होंगे, यही इसका मतलब है। इंग्लिश में पढ़ लेना यार, वही सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई है, हाई फाई लैंग्वेज है, इसको ना पढ़ें तो अच्छा रहेगा। इम्पीरियलिज्म जो होता है ना, ये भी एक तरह का उसी तरह का पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, अभी जो पहले के राजा लोग किया करते थे, क्या करते थे, मुझको अपना क्षेत्र विस्तार करना है। जैसे कि अभी इंडिया में रह रहे हैं, अभी चाइना को जीत लिए तो चाइना भी इंडिया बन जाएगा, चाइना को इंडिया में मिला लिया जाएगा। तो ये अलग रणनीति होती थी। कॉलोनी में सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कब्जा करते थे, लेकिन इम्पीरियलिज्म में वो देश भी मेरा हो गया, जहाँ पे कब्जा किया वो मेरा पार्ट हो गया, मेरा देश हो गया। बिजनेस वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन वो देश भी मेरा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर समझ गए। उसके बाद देखिए मैगलेना, ये भी एक नाविक हैं, इन्होंने भी इधर उधर घूम के कुछ करना चाहा। अभी ये क्या करते हैं वो देखते हैं। मैगलेना जो थे पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाल के सेलर नाविक थे। मैगेलन भी अपना ट्रिप प्लान करके निकल पड़ते हैं बढ़िया बिस्तर बांध के, और ये जो है ना साउथ अमेरिका के एकदम टिप पे पहुंच जाते हैं। अभी जाके देखिए पिक्चर में लिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, इनके नाम पे ही उसका नाम रख दिया गया। और इन्होंने एक ओशियन की खोज कर दी जिसको हम लोग पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन से पहले से पता था, तो पैसिफिक ओशियन उन्होंने, देखिए, ही कॉल्ड अ न्यू ओशियन दैट इंटर्ड द पैसिफिक बिकॉज इट सीम्स टू बी मोर क्वाइट दैन द अटलांटिक। मैगलेना रिच्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड एज द फिलिपीन आइलैंड। मैगलेना ने फिलिपीन आइलैंड, मैगलेना फिलिपीन आइलैंड चल गए, फिलिपीन आइलैंड की इन्होंने खोज कर डाली। तो ये जो मैगेलन है ना, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट काम करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये साउथ अमेरिका के सबसे टिप पे जाकर पहुंच जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन उसका नाम है। उसके बाद ये पैसिफिक ओशियन के चक्कर लगाते हैं और पैसिफिक ओशियन खोजते हैं। उसके बाद लॉस्ट रहा, वो इन्होंने फिलीपीन आइलैंड खोज डाला, और ये बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं। अब कोई भी इंसान, ये बूढ़ा हो चुके थे, कितना घूमेंगे, तो इनके घूमते घूमते फिलीपींस लास्ट में खोजते हैं, और वहीं पे इनकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ऐसा मानना है और कहना है, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो मैगेलन है, इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर, सबसे पहले इंसान है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। आप भी पिक्चर में, मैप में देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन इधर से लेकर उधर तक पूरा चक्कर लगाया। अभी आगे का पॉइंट है अदर कंट्रीज, अन्य कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड ऑल्सो, मतलब देखा देखी ये सभी कंट्रीज भी अपने नाविक भेजने लगे इधर उधर, जाओ यार खोज करो। इंग्लैंड से एक महान व्यक्ति हैं फ्रांसिस डार्के, इन्होंने क्या करा, ये भी पूरे दुनिया का भ्रमण किया। इन्होंने 1577 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में इन्होंने सेल अराउंड द वर्ल्ड, भ्रमण करा, पूरे मन से ट्रेवलिंग करा, ऐश मौज में, पैसा देने वाले इंग्लैंड के राजा हैं ही। अभी ये सारी चीज़ें से आपने क्या समझते हैं, इतना लोग राजा जो भी थे, स्पेनिश रूलर, इंग्लैंड के रूलर, फ्रांस के रूलर और भी पुर्तगाल के रूलर, ऐसा क्यों करवा रहे थे? जितने भी उनके नाविक थे, जहाज़ चलाने वाले थे, वो उनको क्यों बोला जाता था जाओ इधर उधर खोज करो? तो पहले तो वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे इंडस्ट्री वगैरह के कारण। दूसरा, इसके कारण और भी ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हुआ। आप जितना भी आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो ज्योग्राफी आज पढ़ते आगे चल के, लेकिन लेट से पढ़ते। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान रहा इन लोगों का, रिफॉर्मेशन का। फिलहाल ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और आप रिवीजन करते रहना ये सारी चीज़ों का, बॉक्स में जो बना गया है। बाकी पीछे में जितनी सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी गई चीज़ें उसको इग्नोर करो, क्योंकि यही सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो ये सभी को एक रिवीजन करते रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार जरूर दिखाएं इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।